तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि कल की कमजोरी के बाद, तेज गिरावट के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत, रिकवरी होगी। तो बड़ा सवाल है कि इस रिकवरी में कितने ऊपर जाएंगे, किन लेवल से मूड माहौल फिर से बदलेगा और इस रिकवरी में आपको खरीदारी करनी है या बिकवाली, फंसी हुई पोजीशंस में क्या करें और नई पोजीशन कहां और कैसे बनाएं, ये रहेगा आज का फोकस। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, लगता है इस क्वार्टर में पहली बार साथ में एंकरिंग कर रहे हैं सर स्टूडियो में। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब मुझे याद नहीं आता, अप्रैल के बाद हार्डली एक आध बार शायद हमने एक या दो बार साथ में शो मुश्किल से। तो चलिए लंबे समय बाद दीप और हम दोनों साथ साथ स्टूडियो में हैं और वाकई का यहाँ का माहौल तो बड़ा ही एनर्जेटिक होता ही है। तो जो मज़ा स्टूडियो से शो करने का है उसका तो कहना ही घर से तो कंपैरेबल और अच्छी बात है, कल ही डिसाइड हो गया। चलिए कम से कम आज यहाँ पर हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे तो हैं। एसएक्स निफ्टी कम से कम अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। बिल्कुल, बाजार का मूड तो बेहतर हो ही रहा है अनिल जी, और यही समझना चाहेंगे कि कल की गिरावट के बाद आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। तो बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं। दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के बाजारों से थोड़े बेहतर संकेत आते हुए दिखे। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 350 अंक नीचे थे। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कमजोरी उतनी हुई नहीं। इनफैक्ट 450 अंकों के नीचे से रिकवरी हुई और जहां खुले वहीं बॉटम बनाया, जहां बंद हुए वहां टॉप बनाया है बाजार ने। तो ये डाउ की ताकत दिखाता है। एफआईएस की लगातार 23 दिनों की खरीदारी पर एक छोटा सा ब्रेक लगा है। कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, हल्की बिकवाली है। एंटनी वेस्ट का आईपीओ आज दूसरा दिन है, पहले दिन भर चुका है। फाइनली अच्छी खबर इसके लिए है कि एक बार भर तो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में सारे बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ी खबर है। तो इन सब पर रहेगा आज फोकस। जी बिल्कुल अनिल जी, और इस बीच अभी अभी सर खबर भी आती हुई देखिए, यूएस का जो स्टिमुलस प्लान था जिसका काफी समय से इंतजार था वो फाइनली क्लियर हो गया है। कोई सरप्राइज नहीं है, मार्केट ने प्राइस इन कर ही लिया था सर, बट एटलीस्ट एक ट्रिगर बाजार के लिए और जो हम ट्रैक कर रहे थे वो हो गया। तो सर बताएं, ये कोरोना का डर फिर से आ रहा है, कल का जो ये एक्शन हुआ है पहले ये समझाएं। बाकी बाजार तो गिरे, हम इतना क्यों गिरे और कल के इस एक्शन से हम क्या सीखें। जरूर से ज्यादा खा लेते हैं तो फिर यही होता है एक्चुअली। मतलब आप खाने के बाद आप उसे पचाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ गले गले तक भर के खा लेते हैं, मुंह तक खा लेते हैं, तो फिर क्या होगा। फिर मतलब हल्का सा झटका लगे तो वही हाल है कि आप निकाल देंगे सारा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है दीपा। पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही कि हम ये सोचते हैं कि कभी भी मार्केट या ट्रेड हमारे विपरीत जाएगा नहीं। जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा। काश जिंदगी और दुनिया इस तरह की परफेक्ट होती कि जैसा हम सोचे वैसे होता है। और एक्चुअली मैं बताऊं, कल के ये जो कुछ भी एक्शंस है उससे कुछ लेसन्स हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप तो कह देते हैं कि भाई स्टॉप लॉस बोला था, लगा देना चाहिए था। तो स्टॉप लॉस बोलना अगर हमारे लिए सेफ्टी है कि हमने बोल दिया था, हमने तो बोला था भाई कि देखिए 13,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13,550 का लगाइए, हमने बोल दिया यार हम तो सेफ हो गए। लेकिन आप ये सोचिए हमारे से ज़्यादा आपकी सेफ्टी। बिल्कुल राइट। अगर वहाँ से 13,550 से आपको 500 पॉइंट नीचे देखने तो सेफ्टी ज़्यादा किसकी है। तो जितना सेफ स्टॉप लॉस बोलना हमारे लिए, उससे ज़्यादा सेफ आपके लिए। और वो एक आध दिन होता है और इस दिन कई बार आपको ये फील होगा कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद स्टॉक वापस चल गया है, निफ्टी वापस ऊपर आ गया, टारगेट के ऊपर चला गया। बड़ी तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा जजमेंट स्टॉप लॉस लगाने में गलत हो गया, मार्केट का जजमेंट तो ठीक था। और वो फीलिंग सबकी आती है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इस तरह के एक्सीडेंट में आपको स्टॉप लॉस ही बचाता है। बिल्कुल, ये आपका इंश्योरेंस है एक तरह से। और कभी कभी दिल पे पत्थर रख के ऐसा काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये होता है कि फिर जब एक तरफा गिरावट हो, बड़ी हो। और देखिए, करेक्शन का इंतजार भी सबको था, करेक्शन का डर भी सबको था, सिर्फ ये नहीं पता था कब किस लेवल से कितना आएगा। फ्रेंकली कम हमें भी पता था कि करेक्शन आना है, लेकिन इस तरह से शार्प एक दिन में इतना आएगा, इतना बढ़ाएगा, ये अंदाजा नहीं था। मुझे याद है अच्छे से दीप, शुक्रवार को भी हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो 1.89 पर है, हायर साइड पर है, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ भी। लेकिन यही है कि यही मार्केट की खूबसूरती और खूबी है कि आपको पता नहीं चलेगा करेक्शन कब आ रहा है। एक और चीज दीप जो बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार ये होता है कि आप 15 दिन 20 दिन में जो इकट्ठा करें वो एक दिन में निकल जाता है। बिल्कुल, और ये कल हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब इसमें एक बात जो समझने वाली, क्योंकि देखिए जो हो चुका वो तो आप बदल नहीं सकते। अगली बार अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, हम इतना ही कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगली बार आपको ये चीज ध्यान में रखती है कि दिल पे पत्थर रख के पहली चीज स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी चीज, अगर ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान काम होता तो खाली आप और हम समझदार नहीं है, पूरी दुनिया समझदार है। सब लोग काम धंधा छोड़कर यही काम करते हैं। तो यही वो दिन है जिसके लिए आपकी स्किल्स, आपका एक्सपर्टाइज काम आता है कि क्या मैं डिसिप्लिन तरीके से
ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं तो होगा ये 15-20 दिन महीने भर में जो आपने इकट्ठा किया वो एक दिन में निकल जाएगा और फिर आप कहेंगे ये तो बाजार बेकार है। जी, बाजार इतना आसान है नहीं जितना हम समझते हैं। बिल्कुल। और यही कल का सबसे बड़ा लेसन है कि आपको न सिर्फ पैसे कमाने आना चाहिए बल्कि पैसे बचाना भी आना चाहिए। जिन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, मेरी हार्दिक सहानुभूति है उनके साथ में, नेचुरली तकलीफ होती है, लेकिन गया जो गया, पैसा तो गया, अनुभव नहीं जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस कल से लर्निंग होनी चाहिए कि इस तरह के उतार चढ़ाव में। और इसीलिए देखिए, आप ध्यान रखें, कल हम यही कह रहे थे कि कोई ज़रूरी है ही नहीं कि आप कल के लिए ट्रेड लेकर जाएं। और अगर आप कल के लिए ट्रेड अगर मंदी का लेकर गए तो आपको 250 पॉइंट डाउ SGX ऊपर दिख रहा है। तेजी का तो खैर कौन लेके गया होगा, वो वाली बात है। और ये रिस्क, ये वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसको आपको संभालना आना चाहिए। तो कल से सबसे बड़ा लेसन ये स्टॉप लॉस, दूसरा वोलेटिलिटी संभालने का तरीका। ये अगर आपने कल के फॉल से सीख लिया, आगे काम आएगा। बिल्कुल। तो इनफैक्ट सर, यही एक्शन कल हमने अमेरिका में भी देखा, जिस तरह से भारी गिरावट के बाद वहां पर रिकवरी आई और अब सेंटिमेंट बदला है। तो सर ये बताएं कि अब हमारे बाजारों के लिए अभी तक तो हमारी बाय ऑन डिप्स मेंटालिटी रही है, कल की गिरावट के बाद क्या सेंटिमेंट ट्रेंड में कुछ बदलाव आया है और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि ये ट्रेंड और सेंटिमेंट वापस चेंज हो जाए? उससे पहले दीप, एक मैं थोड़ा सा फॉरेन मार्केट्स पे टच करना चाहता हूँ कि कल अमेरिका में क्या हुआ। कल आपको याद होगा 3:20 पर जब हम बात कर रहे थे, हमने एक ही चीज बात की कि डाउ आपको 200, 250, 300 पॉइंट दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, 500 पॉइंट भी गिर सकता है और कोई बड़ी बात नहीं, 400-500 पॉइंट बढ़ भी सकता है। देर शाम तक 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। अमेरिका दुनिया का दादा ऐसे ही नहीं है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स ऐसे ही नहीं है। ये कल फिर से एक बार अमेरिका ने दिखाया जी। उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनसे सबको फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये चीज हमें अच्छे गांठ मान लेनी चाहिए। ब्रिटेन की वजह से ब्रिटेन डरा है, यूरोप डरा है, हिंदुस्तान डरा है, बाकी सब डरे हैं, अभी भी डरे हैं। ऐसा नहीं कि अब नहीं डरे, अभी भी डरे हैं। लेकिन अमेरिका डरता है क्या? वही बात। अमेरिका इसीलिए सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है कि हम जो करेंगे वो दुनिया करेगी, दुनिया में जो हो रहा है उससे हम नहीं डरेंगे। ये कल आपने एक बार फिर से देखा। इसलिए कल 3:20 में मैं आपको ये बड़ा फोर्स करके ये बोल रहा था कि ये कोशिश ही मत करो अंदाजा लगाने की ऐसी सिचुएशन में डाउ क्या करेगा। और ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ, ऐसा मैं कई बार देख चुका हूं कि जब हम सोचते हैं कि आज हम इतना गिरे तो हमारे साथ, अरे भाई उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी गलत फहमी कि हम अगर 1500 पॉइंट गिर गए तो डाउ भी 500 तो गिरेगा। क्यों? वो डाउ है, उन्हें फर्क हमसे नहीं पड़ता, हमें उनसे फर्क पड़ता है। आप सोचिए, डाउ फ्लैट होने पर हम बढ़ रहे हैं, समझो डाउ 200-400 पॉइंट बढ़ गया होता तो क्या होता, या घट गया होता तो फिर आज क्या करते। सो पॉइंट सिंपल है कि ग्लोबल मार्केट्स को आपको अलग तरीके से देखना होगा। वहाँ के लीडर्स पब्लिकली जाकर वैक्सीन लगाते हैं, है ना, तो ये सारी वो अपने हिसाब से चलते हैं और इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इस तरह के मार्केट में जितनी ओवरनाइट पोजीशन आप कम रखेंगे, तेजी या मंदी दोनों ही तरफ, वो आपके लिए बेहतर है, जो आज एक बार फिर से आपको मिल गया। और यही चीज़ एक और है दीप, कि अगर आपकी पोजीशन कल आपने उतना ही खाया जितना आप पचा सकते हैं, बल्कि उससे कम खाया कि, और अगर समझो मैंने कम खाया और सामने मतलब मेरे पसंद के मतलब मोतीचूर के लड्डू आ गए तो मैं 2 और खा सकता हूँ उतनी जगह। तो ये कल मोतीचूर के लड्डू मिल रहे थे, गिरावट में तो मिल ही गए। हाँ, अगर मेरे पास जगह होती तो मैं खा सकता था, लेकिन अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सिर्फ देख के, नहीं सॉरी थैंक यू अगली बार। तो वो वही वाली चीज़ है। तो आप अपने मार्केट को पढ़ने बदलने की कोशिश अगर हम करेंगे ना, कुछ नहीं होगा दीप। हमें अपने आप को बदलना है। ये सिंपल चीज़ है कि हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो अगर हमने सीख लिया तो हमारा काम हो गया। अब आइए आपका सवाल कि मार्केट का क्या टेक्सचर बदला है, क्या मूड माहौल बदला है। बिल्कुल बदला है, बदल गया। जिनके पैसे लगे हैं, जिनकी पोजीशन छूटी है, बिल्कुल बदला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं ना 20-22 साल की बेफिक्री, हाँ, वो निकल गई है मार्केट से। मतलब जो है ना, हमने सबने, मतलब मेरी तो मैं कह ही सकता हूँ कि वो ज़माना होता था कॉलेज का, जब आप मतलब 100-150 120 से नीचे तो क्या गाड़ी चलाना है, फिर गाड़ी चला के भी क्या फ़ायदा ऐसा। तो वो वाली जो होती है ना, उस समय किसी की चिंता नहीं होती आपको। वो चिंता वाला टाइम था, वो बेफिक्री वाला टाइम था मार्केट का, कि कभी भी लेंगे, कहीं भी लेंगे तो बढ़ जाएंगे, पैसा मिलना ही मिलना। वो बेफिक्री आज निकल गई है। अब आप खरीदेंगे भी तो सोच समझकर, डर कर, और उतना ही खरीदेंगे कि जितना आप संभाल सकते हैं, है ना। आप उसी स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे कि अगर शार्प टर्न आ गया तो मैं बैलेंस कर पाऊं, नीचे ना उतर जाए रोड के, राइट। तो ये बदलाव आया है कल और आज में। तो सेंटिमेंट बदला है, बाकी कुछ नहीं। लेवल्स तो रोज बदलते हैं, पहली और आखिरी बार बदले नहीं। मैं आपको एक सेंटेंस में बता सकता हूं कि क्या आपको अगर फिर से तेजी करने का मूड है,
और आप ये जानना चाहते हो कि करेक्शन ये एक दिन का कल था, खत्म हो गया, 1.5 दिन का है, 2 दिन का है, इससे ज्यादा, इसलिए हम कल बात भी कर रहे थे कि देख लेते हैं। अब तक करेक्शन जो पहले 1.5 दिन का मिलता था वो आधे दिन का ही होने लगा, आधे दिन के बजाय कल आपको 1 दिन का करेक्शन मिला जी, करेक्ट जी। आज क्या करेक्शन खत्म हो जाएगा, इसका जवाब आज मिलेगा, मैं नहीं कह सकता, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन एक चीज फर्क पड़ रही है दीप, वो ये कि अब दोनों ही तरह के ट्रेडर, जी, जिन्होंने मंदी कर रखी वो 150 पॉइंट एसजीएक्स नीचे ऊपर देखेंगे ना, उनको लगेगा यार शॉर्ट काट लेना था, जी, या अब की बार नीचे आएगा तो पक्का काट लूंगा, अब नहीं रुकूंगा। और जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी भी यही फीलिंग है, मेरा भाव आएगा निकल जाऊंगा यार, बड़ी मुश्किल से भाव आया, ये तो सोचा भी नहीं था कि कल 150 ऊपर खुलेंगे। जी। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स की माइंडसेट बदली है, और माइंडसेट बदलने का मतलब है कि पार्टिसिपेशन खत्म करना है, कम करना है, बढ़ाना नहीं, ये माइंडसेट बदले। अब वापस से ये माइंडसेट बदलेगी कि हमें तेजी करनी है। जी। ये कब और कैसे होगा, इसके लिए 2 लेवल्स दे देता हूं। 13,550 ये लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी अगर वापस से 13,550 के ऊपर बंद होता है तो आप मान लीजिए रनिंग करेक्शन था 1 डेढ़ 2 दिन का, जो भी था पूरा हो गया, बाजार हल्के हो गए, खत्म हो गए, चलिए वापस से ऊपर। जी। बैंक निफ्टी 30,200, ज्यादा सेफ चलना चाहें तो 30,500 रख लें, लेकिन 30,200 भी काफी है, चूंकि 30,200 के ऊपर बंद हो जाए बैंक निफ्टी वापस तो ये समझिए रनिंग करेक्शन का खत्म हो गया, ठीक है, हम ऑल इज वेल। ये 2 लेवल ध्यान में रख लीजिए। जब तक ये नहीं होता तब तक आपका मार्केट न्यूट्रल है, तेजी से न्यूट्रल वाले। तो अब हम पॉजिटिव से न्यूट्रल आ गए, पॉजिटिव से न्यूट्रल आ जाए, ओके, और वापस पॉजिटिव, वापस फुल फ्लेज रहिए। करेक्शन आएंगे, कई बार आए, पहली और आखिरी बार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन करेक्शन के बाद वापस अप ट्रेंड आ रहा है क्या, इसके लिए इन 2 लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूं। 13,550 और बैंक निफ्टी पे ज्यादा सेफ रहना चाहे तो 30,500 लगा लो, अदरवाइज 30,200 भी काफी है। ये 2 लेवल के ऊपर बाजार को बंद होने दो वापस। आज बंद हो जाए तो आज ही समझ लीजिए करेक्शन पूरा, और अगर आपको लगता नहीं 1-2 दिनों में ये होता है तो सिंपल है, आप लेवल्स पे फोकस करें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं कि बाजार ऊपर नीचे जाएगा, जो चीज़ आपको पता नहीं कि ब्रिटेन में कोरोना बढ़ेगा घटेगा, जो चीज़ आपको पता नहीं कि अमेरिका में क्या होगा, तो फिर आपको ये पता है कि लेवल्स क्या है। जी। तो लेवल्स पे फोकस कीजिए, 2 लेवल्स लिख के रखिए। तो तब तक सेंटिमेंट अब पॉजिटिव से न्यूट्रल है, पर इन 2 लेवल्स के ऊपर अगर बाजार जाएंगे तो फिर से पॉजिटिविटी लौटेगी। बाकी संकेत फिर किस तरह से समझे सर, जिस तरह से एक्शन आज के लिए दिख रहा है आपको? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं जी। न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर हल्के से। एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हो गए। आज के सेशन में एक ही चीज पॉजिटिव है दीप में, एफएनओ के संकेत यही सबसे पॉजिटिव आज के लिए। और मेरे लिए एफएनओ के संकेत के दम पर मुझे कई बार मार्केट का डायरेक्शन बहुत क्लियर मिलता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार मिलता है। एफएनओ संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट और ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। अब आज के लिए आपको सपोर्ट जोन दे दूं, 13,200 13,250 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी पर, होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे फिसले तो 13,100 13,150 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 13,450 से 13,550 की रेंज है, जहां पर आप बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। 13,450 13,550 ये 100 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी 29,050 29,200 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी पर। वैसे इसके नीचे जाने नहीं चाहिए गैप से खुलने के बाद, फिर भी एक लोअर रेंज हमेशा हाथ में रखें इस तरह की वॉलेटिलिटी में। और जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25% बढ़ रहा हो, सबसे ज्यादा वॉलेटाइली विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा सबसे यूएस में भी कल 30% जंप हुआ। सोचिए 30% इंडेक्स बदल रहे तो फिर क्या कहना है। तो विक्स कल 25% बढ़ा है। तो अगर वॉलेटिलिटी के हिसाब से 28,725 28,850 रॉक बॉटम सपोर्ट आप एक बार मानकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 29,900 30,200 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी ऊपर रुकावट देखेगा। जी दी ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम लेवल्स और साथ ही जो रेंज निकल कर आ रही है। दिन की रेंज फिर क्या दिखती है सर, और साथ ही जो आप वायदा कारोबार के संकेत बता रहे थे वो क्या है? 13,250 13,450 दिन की छोटी रेंज है दीप। 13,200 13,500 दिन की मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है, इसी से काम चला लें। 13,150 13,550 कल का लो 13,131 का, जो चाहे फ्लूक में बनाओ, अचानक से बनाओ, किसी ने देखा नहीं कब बना कैसे बना, लेकिन डेटा में है जी। और वो घिरा ऐसा कि मतलब आप जब तक सोचे ये क्या हुआ है, ऐसी बास्केट सेलिंग हुई है, बास्केट हुई है, भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ ऐसा पलक झपकते हुआ और वापस एकदम से ऊपर, मतलब विद इन मिनट्स जी। कुछ नहीं कर तो सकते। निफ्टी पर तो लो भी था 131। हाँ वही बोलो, 13,131 का लो कब बना किसी ने देखा, मुझे तो स्क्रीन पे दिखा, बनने के बाद पता चलता है कि तो ये फ्रीक चीजें होंगी बाजार में। जब आप है ना सी ये वो एक्सीडेंट है जो आपकी गलती से नहीं, सामने वाले की गलती से। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप एकदम परफेक्ट अपनी लेन में चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले कोई दूसरे आके गलती कर जाए तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे ही आपकी गलती नहीं हो सकती, किसी और की ड्राइविंग पे, ये किसी और की ड्राइविंग वाली गलती है। कोई और कांड कर गया, ऐसे बेच गया, मतलब जैसे वापस बिकेगा नहीं। अरे भाई रुक जाता 10 मिनट बाद वापस ऊपर बिक रहा था,
लेकिन यही है मार्केट। जी अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते इसमें। उस समय जिसके ट्रिगर हो गए। अब कई लोग वो भी अफसोस करते हैं कि उस समय स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब ये डिसिप्लिन है, देखिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, इन दो का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बाद में आपको लगता है कि ये जो फीलिंग आपको, अगर समझो 13,131 का लो बनाया, उस वक्त किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ये फीलिंग आती है अरे देखो ऊपर आ गया वापस, हमने गलत, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर, ये फीलिंग 13,600 तोड़ने पे क्यों नहीं आती? सही बात है। वहां से भी तो आनी चाहिए जब 400 पॉइंट वहां से गिरा है तो पॉइंट ये कि हम है ना, जब अपने ट्रेड के बारे में सोचते तो बायस हो जाते हैं। हाँ। और हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशली ये बोलना इसलिए आसान है कि हम अनबायस्ड हैं, हमारा कोई लेना नहीं, किसका क्या ट्रेड उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कभी जिंदगी में स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, सीधा म्यूचुअल फंड में डालता हूं, तो झंझट ही खत्म। तो आप तभी अनबायस होकर बोल सकते हैं, तो ये चीज है। एनीवे, तो पहली चीज तो ये रेंज हो गई बैंक निफ्टी की 29,200 29,900 दिन की छोटी रेंज, 29,050 30,050 दिन की मीडियम रेंज, 28,850 30,200 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलिए। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 1% ही घटी है सिर्फ। इतनी गिरावट में 1%? दीप, अब मैं क्या बोलूं आपको। आज का सबसे बड़ा सवाल तो ये किसने किया, सही बात है, ये होना चाहिए। चलिए ये बात निकली तो यही मैं बोल देता हूं आपको। एफआईज ने बेचा है 324 करोड़ का, घरेलू फंड ने उससे ज्यादा 486 करोड़ का खरीदा है, ठीक है, फाइनली। तो बेचा किसने फिर? देखिए एक चीज मैं जानता हूं, हमारे रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, हिंदुस्तान के रेस्पेक्टेड रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी तो किसी की ताकत नहीं है कि वो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा दे या 400-500 पॉइंट निफ्टी गिरा दे। डेटा में दिखता क्यों नहीं? और उसके विपरीत आप देखिए डेटा, आप दंग रह जाएंगे। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स कितने खरीदे मालूम? 1500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, 1520 करोड़ के। अरे मजाक है, कौन कर रहा है समझ में नहीं आता। क्या बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स कम ऑपरेटर या पीएमएस, उन्होंने बेचा है क्या? मुझे तो नहीं पता, लेकिन डेटा और मार्केट का ट्रेंड मैच नहीं कर रहा दीप। तो इतनी हैवी सेलिंग डेटा रिफ्लेक्ट नहीं, डेटा में कुछ नहीं है, उल्टा खरीदारी है भाई। बिकवाली का जितना एफआईज ने बेचा उससे ज्यादा तो लोकल खरीद गए 486 करोड़। जितना एफआईज ने कैश में 324 करोड़ का बेचा है, और इंडेक्स फीचर्स भी सिर्फ 264 करोड़ के बेचे, सिर्फ 264, बहुत छोटा है। उसके सामने 1520 करोड़ के आप स्टॉक्स फ्यूचर्स खरीद रहे हो, तो कहां है? तो राम और श्याम सब बेच गए। ये मतलब और यही प्रॉब्लम है जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पोजीशन हो जाती है। इसलिए आपको याद है पिछले एक हफ्ते से मैं दो चीज बहुत बार बार कह रहा था। एक, एंट्री लेवल पर फोकस कीजिए, रोज एंट्री लेवल मार्केट एक देता है। दूसरा, पोजीशन उतनी रखें और उतनी क्वांटिटी रखें, नंबर ऑफ स्टॉक्स और क्वांटिटी कम कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कभी आप रैली में पार्टिसिपेट मत कीजिए, करना ही चाहिए, क्योंकि रैली के आखिरी 5, 7, 10 दिन जो होते हैं ना, जो पैसा उनमें बनता है मिड कैप्स में, इसमें जो ले लो बढ़ता है, वो अदरवाइज नहीं होता। इजी मनी वहां है, लेकिन इसी इजी मनी में जब ट्रैप हो जाते हैं तो तकलीफ है। तो इसलिए उसका तरीका सिंपल है, पोजीशन लिमिटेड रखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर लीजिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए, वो फॉर्मूला काम आता है इस दिन के लिए। एनीवे, तो डेटा तो आपको सजेस्ट कर ही नहीं रहे कि कुछ गलत हुआ है। अब भगवान जाने कौन थे वो महानुभाव जो सब बेच गए। चलो अच्छा है जो हुआ वो। ऐसा तो नहीं है कि जो हायर लेवल पर फ्रीक सेलिंग हुई है उसके बाद सडनली लोअर लेवल्स पर इतने अट्रैक्टिव थे, क्योंकि हम भी हाईलाइट कर रहे थे कि नीचे लेवल से 5-6% तो रिकवरी सारे लार्ज कैप्स भी दिखा रहे थे। तो वही खरीदारी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है फिर? खरीदारी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन नेट आप ये फैक्ट है 432 पॉइंट नीचे बंद हुए निफ्टी में, 1258 बैंक निफ्टी पर, तो ये तो बिकवाली से ही हो सकता है। तो किसी ने तो बेचा है, लेकिन इन्होंने नहीं बेचा जो हमारे सामने जिन्होंने बेचा वो मिस्टर इंडिया दिख नहीं रहे। सही बात है, करेक्ट। अब जो हो गया खत्म, अब कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं बीती ताई बिसार दे, जो हो गया उसको भूलो, आगे बढ़ो। लेकिन कौन बेच गया भगवान जाने। बड़े लोगों ने नहीं बेचा, कम से कम ये साफ दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे, पुट कॉल रेशियो। मेरे लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर आज के लिए यही है, 1.12 ओवरसोल्ड, एकदम लाइट। ये निचले स्तर पर आपको बाइंग देगा जी, क्योंकि आप गैप से खुल रहे तो अलग बात है, अगर गैप से नहीं खुल रहे तो निचले स्तर पर पक्का इस पुट कॉल रेशियो के दम पर बाइंग आनी। ये कंफर्टेबल है। 1.62 से 1.12, 50 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो एक दिन में, यानी 1/3 पोजीशन कल उड़ गई, 1/3 इफेक्टिवली जी, इफेक्टिवली 1/3। यानी कि अगर आपके पास 3 लॉट है तो आपके 1 लॉट साफ,
ये किसके लिए? ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज। इसमें मालूम है कई लोग ऐसे होंगे जिनके 3 के 3 साफ हुए हैं, जी बिल्कुल, किनके 3 के 2 हुए होंगे, किसी का जो मजबूत होगा नहीं किए होंगे। तो ये हाल है। एक दिन में पोर्टफोलियो से आपको 1/3 कम होना ये बताता है कि बाजार कैसे हल्के हुए। तो ये बढ़िया चीज है। लेकिन एक ही चीज है रिस्की, विक्स। मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा वोलेटाइल यही है, 25% ऊपर वोलेटिलिटी इंडेक्स 25% ऊपर है। तो ये थोड़ी सी और वोलेटिलिटी ऊपर नीचे दिखा सकता है, इसकी सावधानी रखें जी। तो फिर इसका पोजीशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है? देखिए आर्बिट्रेरी स्टॉप लॉस है, अंदाज वाले। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, ये लेवल वाले नहीं है, अंदाज वाले हैं कि आपको डिसिप्लिन के तौर पे कहीं तो स्टॉप लॉस रखना है 13,100 ओके, इंट्राडे और क्लोजिंग। ओके, गैप से खुल जाए तो 13,300 कर लीजिए, ट्रेल कर लेना। कल की क्लोजिंग के नीचे जाने लगे तो छोड़ दीजिए, जी, वही करना पड़ेगा। 150 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो 13,300 हो जाएगा, ट्रेल करते चलो ओके, स्टॉप लॉस। ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 29,000 अभी है, 29,200 कर लीजिए कल का लो का बाद में। जी, 29,500 जहाँ 29,475 कल जहाँ बंद हुआ है, 29,456 बाद में वो कर लीजिए। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपको आना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ कुछ चीजें लाइफ में एज ए ट्रेडर आपको भी सीखनी जरूरी है। हर एक चीज पे आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि ये तो अच्छा हुआ, चलिए मान लिया कि तो हमारे सामने गिरा, सपोज 11 से 2 के बीच में गिरता तो क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी दीप और अनिल जी आके बताएंगे भी क्या है क्या नहीं। वो तो कभी भी गिर सकता है, मार्केट कोई नोटिस देके थोड़ी गिरता है कि इतना 12:56 में गिरूंगा। ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी तैयारी आपको भी सीखनी चाहिए, किस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। ये होगी आपकी शॉर्ट पोजीशन की बात। लॉन्ग पोजीशन की बात, शॉर्ट पोजीशन है एक ही स्टॉप लॉस 13,550 और बैंक निफ्टी पर 30,200 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। दीप ओके, तो नजर रखिए और अपने रिस्क के हिसाब से, मार्केट के पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है। नई पोजीशंस बताएं सर। खरीदे निफ्टी, स्टॉप लॉस 13,100 का है, ट्रेल करते चलेंगे, बाद में 13,300 कर लेंगे दीप। 13,400, 450, 475, 500, ये 4 लेवल 13,400 से 500 के बीच में हर 25 पॉइंट पर रुकावट है, वो आपके लेवल, उसको ट्रेल करते चले। फाइनल 13,550। अभी मैं 13,550 के ऊपर के टारगेट नहीं देख रहा जी, 13,500, 13,550 अभी मुझे कंजेशन जोन दिखता है, ठीक है। ये मेरे ऊपर के लेवल है। जो शॉर्ट करना चाहते हैं 13,475, 13,550 की रेंज में चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। जितना गैप मिले उतना जल्दी शॉर्ट करें। आपको लग रहा होगा कि ऊपर पहले 5 मिनट में ही करना पड़ेगा फिर तो। आई डोंट नो। अब 13,440 और प्रीमियम कितनी थी कल? प्रीमियम थी 1 पॉइंट की, तो लगभग वही लेवल है। मैं 13,500 के आसपास कंफर्टेबल हूँ। ओके, 13,475 से मूड बना सकते, 13,550 तक बेचे, कोई तकलीफ नहीं है। 13,600 स्टॉप लॉस होगा, 400, 350, 300 और 250 ये लेवल्स हैं आपके लिए निफ्टी पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो। बैंक निफ्टी लॉन्ग करें, कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें। फिलहाल 29,000 का दे रहा हूं, बाद में 29,200 और उसके बाद 29,450 कर लीजिएगा। एक एक करके आपको स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते चलना है। 750, 29,900, 30,050, 30,200, 30,300 बस। ओके, बस देखो, एक फिर कह रहा हूं दीप, एक और चीज, अगर फिर से करेक्शन आना है, गिरावट होनी है, तो वो लीडरशिप आपकी बैंक से ही आएगी गिरावट की। जो मार्केट बढ़ेंगे वो लीडरशिप मेटल से आएगी। ओके, लीडर मेटल है और लैगार्ड बैंक से। प्रॉब्लम है कि मेटल का वजन कम है। टाटा स्टील तो बेचारा रहा भी नहीं जी, ठीक है, सेंसेक्स में तो, सेंसेक्स में तो और कम है। लेकिन मेटल्स बढ़ सकते हैं, एफएमसीजी बढ़ सकता है, ओके, यहां से खरीदारी आ सकती है जो सेफ है। फार्मा बढ़ सकता है, आईटी बढ़ सकता है जी। लेकिन गिरेंगे तो बैंक पहले गिरेंगे। बैंक, एनबीएफसी आपको एक बार वो बड़ा बाउंस दे सकता है, क्योंकि अगर देखिए शुक्रवार को आरबीएल बैंक कौन बेचने के लिए तैयार था क्या? हमने बेचा, अलग बात है, हमको नहीं पता इतना गिर जाएगा। तो कभी कभी किस्मत ही ऐसी होती है कि गिर जाए। अब कल कोटक बैंक भी शॉर्ट दिया था कल क्लोजिंग में, अब वो आज ऊपर ही खुलेगा स्टॉप लॉस के ऊपर। तो ये तो ओवरनाइट पोजीशन में दोनों तरफ होती है। हम कहने के कह सकते हैं देखिए आरबीएल बेचने को बोला था, इतना गिर गया, लेकिन कोटक में स्टॉप लॉस भी तो ट्रिगर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों तरफ की चीजें हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब जरूरत से ज्यादा एक्शन आ जाए तो उसके बाद आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ये तो अब थोड़ा कॉशियस रहना आज के बाजार में जरूरी रहेगा। बैन में सर कोई बदलाव नहीं है, कैनरा बैंक, पीएनबी, सन टीवी और सेल, ये आपके लिए रेंजेस रहेंगे। अच्छा सर, बैंक निफ्टी में आपने शॉर्ट पोजीशंस के बारे में नहीं बताया। अगर मन तो पूरा है, बताया कैसे बताया? 30,000, 30,200 जी, ये रेंज में आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 30,400 का स्टॉप लॉस, इनफैक्ट 30,300 तक आपको ध्यान है पिछले हफ्ते पूरा 30,325, 30,375 के रेंज में बहुत सपोर्ट किया जी जी। तो क्या है, मैं तो चार्ट्स देखता नहीं, मैं डेटा देखता हूं। जहां सबसे बड़ा सपोर्ट लिया वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं,
और ये काम कर जाता है, अब तक तो कर रहा है इतने सालों से अब तक तो कर रहा है। तो यही फॉर्मूला अपना है कि 30-400 के ऊपर निकलना मुश्किल है जी। तो इसलिए मैं 30-400 पे स्टॉप लॉस रखूंगा। 30,000 के ऊपर से मूड बनाएंगे, 30-200-300 तो परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने के लिए। वहां तो सोचना ही नहीं, किसी को पूछना नहीं है, एक बार कर ही दो। मतलब वो पहले गोली मार दो फिर पूछो गुनाह क्या था, वैसा वाला जो आशु जी बोलते हैं वो वैसा हाल है। तो वहां पे तो पक्का कर ही देना चाहिए एक बार। और वो रख के 29,900, 29,750, 29,600, 29,500 तक के लेवल्स के लिए आपको शॉर्ट करना है, सिंपल। और डेटा भी आपको बता दूं लगे हाथ, ज्यादा कुछ खास है नहीं, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 13,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है और उसमें से 18 लाख शेयर कल जुड़े। कल सबसे बड़े कॉल राइटर्स 13,500 पर हैं, तो 13,500 के ऊपर आप ताकत देखेंगे और 13,150, 13,200 के नीचे फ्रेश कमजोरी। तब तक मुझे लगता है ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है इस रेंज में। ओके, पैसे की ताकत है तो आज दिख जाए क्योंकि देखिए फंडामेंटल एक बार छोड़ दीजिए, मिनट टू मिनट काम नहीं आते जी आपके लिए। काम आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनट टू मिनट सेंटिमेंट। जी, थोड़े समय के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए काम आता है पैसा। तो आज आपके सेंटिमेंट पे पैसा भारी पड़ता है क्या, पता यही चलेगा। सवाल है। तो बस पैसा अगर पैसे में दम है, भारी है, तो आज 13,500 पार करके निकाले, सेंटिमेंट अपने आप ठीक हो जाए। हम देखो पैसा जिसके हाथ में वो अपने आप राजा है, तो सेंटिमेंट तो पैसे के साथ बदल ही जाता ना जी, ठीक है ना। तो अगर लिक्विडिटी की वजह से बाजार बाउंस कर जाते तो फर्स्ट फेयर, वेल एंड गुड। तो ये आपके 13,500 मेक और ब्रेक लेवल हो गया। नीचे बड़ा सपोर्ट 13,000 है जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। ऊपर बैंक निफ्टी में 30,000 पार करना मुश्किल है। 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बनाए कॉल्स में, 6 लाख शेयर कल ही जुड़े। 30,500 तो अब वो माउंट एवरेस्ट हो गया हमारे लिए चढ़ने के लिए। 30,000 ही काफी है। और नीचे की तरफ 29,000 मजबूत सपोर्ट है, 9 लाख शेयर। तो 29,000 30,000 बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज निकल कर आ रही है एक बार की, अभी ये है फिलहाल। चलिए नजर रखते हैं कि रेंज का पहला लेवल कौन सा आता है, पर गैप अप के लिए तैयार है, उसके बाद एक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। सर, एंटनी वेस हैंडलिंग आईपीओ, थर्ड टाइम लकी कहें, थर्ड टाइम अनलकी कहें, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो हो गया ऐसे बाजार में। देखो भाई, 2 टाइम तो आप बोल सकते थे कि भाई जब आप आईपीओ लाए तो मार्केट खराब हो गया, प्राइस बैंड आपने कम किया, 1 रुपए से 294 किया, 295, तब भी खराब। अभी क्यों? अब तो भर गया ना भाई पहले दिन। अभी भरने में भले कोई भी रीजन से भरा हो, कैसे भी भरा हो, कल सुबह तो मार्केट मूड माहौल अच्छा था, लोगों ने पहले दिन जाके लगा दी। अब सिंपल जी, कई लोग मुझे पूछ भी रहे थे, कल बहुत मैसेज आए कि अब इस बदले हुए माहौल में आप अपनी राय बदलेंगे क्या। देखो एक चीज समझ लीजिए, भाव नहीं बदलेगा, राय नहीं बदलेगी। बहुत लोग कहते हैं ना, कल तो तेजी बोल रहे थे, आज मंदी बोल रहे, आज मंदी बोल रहे, कल तेजी। तो बदला है, कुछ बदला है तो हम ओपिनियन भी बदलिए। आप आज जो लेवल है इंडेक्स का वो फिक्स कर दीजिए, 3 महीने के लिए, अगले क्वार्टरली रिजल्ट पे वापस से देखेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। पॉइंट ये है, देखिए इसमें भी सिंपल चीज दीपी है, जोक्स अपार्ट, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस लिए कर रहे हैं जी। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से कर रहे हैं, और मैं आपको फिर बता दूं, जिन लोगों को याद ना हो मैं बता दूं, मैंने SBI कार्ड्स खरीदारी करने की राय दी, 755 रुपए का इश्यू प्राइस था और मैंने कहा बहुत अच्छा स्टॉक है, लीजिए, लिस्टिंग पर मुनाफा बनेगा। और उसके बाद मार्च का फॉल आया, बिल्कुल। उसके बाद स्टॉक 2 दिन तक 755 छुआ भी, तब मैंने एग्जिट कॉल भी दिया था, लेकिन फिर भी काफी लोग दुखी हुए कि हमारा प्रॉफिट नहीं बना। ठीक ऐसा एंटनी में भी हो सकता है। जी, अगर यहाँ से मार्केट 10% गिर जाए इसकी लिस्टिंग तक, तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है नहीं 10% गिर गया, अगर नीचे हो गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा, मुझे तो 9 बज के नहीं, ये तो लिस्टिंग तो 10 बजे होती है ना, 10 बज के 1 मिनट पे मेरा ही बिकना चाहिए तो फिर आप मत लगाइए। जिन्होंने लगा लिया और जिनको डर लगता है तो अभी भी निकाल सकते हैं, कोई इशू है नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन है, आप निकाल लिए। तो पॉइंट सिंपल है, अगर आपका लिस्टिंग पे पैसा कम बना, नहीं बना, ज्यादा बना, तभी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म के ओपिनियन एक दिन में नहीं बदलती। 15 के पी मल्टीपल पर मिल रहा स्टॉक मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक अलग तरह का बिजनेस है, स्वच्छ भारत है, ठीक है, स्मार्ट सिटी है, काम धंधा रहने वाला है। आजकल तो ट्विटर आज एक बहुत बढ़िया काम हो गया, जहां गंदगी दिखती है लोग फोटो खींच के ट्वीट करके BMC को टैग कर देते हैं, तो अपने आप साफ सफाई तो चलती रहेगी। तो काम तो रहेगा इस कंपनी के पास में, कोई चिंता की बात नहीं, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो मेरी ओपिनियन कुछ भी नहीं बदली। मेरी ओपिनियन सिर्फ इस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ, जिनको डर लगता है कि लिस्टिंग पे यहाँ से अगर मार्केट 10% नीचे आ गया, अगर नीचे लिस्टिंग हुई आप तड़फेंगे, तो फिर आप निकाल लीजिए अपनी कोशिश। बाकी कोई बदली नहीं है। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, मैं तो अभी भी कहूंगा लिस्टिंग के लिहाज से भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लगा सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर मार्केट की रिस्क तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक वो कौन से नीचे नहीं जा रहे जी, बेचारे एंटनी को आप दोष देते हैं तो आपके पास जो है वो उससे ज्यादा गिर रहे हैं जी। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन में कोई बदलाव नहीं, आप लगा सकते हैं। आज वैसे मिसेस बेक्टर्स आईपीओ की अलॉटमेंट भी है। हाँ, अलॉटमेंट जिनको बधाइयाँ, जिनको मिलने वाले हैं, शुभकामनाएं भाई। एक स्पेशल पूजा अर्चना कर लो आज के लिए, जिसको लग जाए लॉटरी है।
बिल्कुल मजेदार दिन होने वाला है आईपीओ के हिसाब से भी देखिए और साथ ही जो मार्केट का एक्शन है। चलिए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। हमारे साथ स्टूडियो में वरुण, कुशल और साथ ही आशीष भी जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आज प्री बजट बैठक खत्म होने के बाद प्रेस रिलीज जारी होने वाली है और एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनके साथ उसके पहले एक प्री बजट मीटिंग भी होगी, तो यहाँ आप नजर रखिएगा। इसके अलावा मेजेस्को के डिविडेंड में हिस्सा लेने के लिए आज आखिरी मौका है क्योंकि 25 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। वेक्टर्स आईपीओ के बारे में आपने बता ही दिया कि अलॉटमेंट आज होने वाला है, तो उसके ऊपर नजर रखिए। साथ साथ अपने कैलकुलेशन सही करना आज, क्योंकि आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसके अलावा स्टॉक्स जहां पे नजर रखनी है, डिस्मेन कार्बोजन, यहां पे ओएफएस को ठंडा रिस्पांस मिला है क्योंकि रिटेल का हिस्सा जो है केवल 65% बढ़ा है, तो यहां पे आपको नजर रखनी है। फ्लोर प्राइस 145.70 पैसे का था। टाटा मोटर्स जनवरी से अब ये अपनी जो कमर्शियल व्हीकल है उसके दाम बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने सुना था कंपनियों की तरफ से कि अपने पैसेंजर व्हीकल्स या फिर अपने टू व्हीलर्स के दाम बढ़ाएंगे। अब टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल्स के भी दाम बढ़ाने वाला है। लागत में बढ़ोतरी के चलते बढ़ोतरी की गई है। M&M यहाँ पे नजर रखिए, इस कंपनी की जो साउथ कोरिया की सब्सिडरी है सैंगयोंग मोटर्स, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है और 11 साल में दूसरी बार है जब इस कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। पिछले सप्ताह ये खबर आई थी कि 400 करोड़ के आसपास का लोन था, उसका ये भुगतान नहीं कर पाई थी और M&M का इस कंपनी में करीब 75% के आसपास का हिस्सा है, तो यहाँ नजर रखिएगा। इसके अलावा खबर और एक आ रही है कि महिंद्रा सुस्टैन के ईपीसी और सोलार एसेट्स के लिए कुछ कंपनियां यहाँ बोलियां लगा रही है, कुछ रेस में है। पी फर्म एक्टिस और ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बोलियां लगा रही है। डील करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मयूर यूनिकोटस 30 दिसंबर से खोल के 12 जनवरी को इस कंपनी का बायबैक जो है वो बंद होने वाला है, तो डेट का ऐलान हो चुका है और 15 नवंबर को इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 30 करोड़ के आसपास का बायबैक है, प्राइस जो है 400 रुपए का रखा गया है। और सबसे आखिरी में ल्यूपिन, एक दवा के लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। यूएस में इस दवा की जो अनुमानित सेल है हर साल की वो करीब 124.5 मिलियन डॉलर के आसपास की है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं खबरों में, कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, प्रमोटर एक्शन भी है और खबरें भी हैं कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एनआईटी लिमिटेड पर फोकस रखिए क्योंकि 24 दिसंबर को जो है कंपनी बायबैक पर बोर्ड बैठक करने वाली है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स जुबिलेंट फूड, वेस्टलाइट डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स जो है वो फोकस में रह सकते हैं। इनके लिए नेगेटिव खबर है ये, क्योंकि कोरोना के चलते जो है महाराष्ट्र में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 5 जनवरी तक, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इनकी सेल्स पर इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ में होटल सेक्टर जो है उन्होंने भी इस बात पर अपील की है, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कर्फ्यू का। साथ ही प्रभात डेयरी, यहाँ पर जो डीलिस्टिंग के लिए जो है सेबी ने प्रभात डेयरी को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, तो इनके लिए जो है ये खबर आप देख सकते हैं काफ़ी फोकस में रहेंगे इस खबर की वजह से। साथ ही स्पाइस जेट, इस पर नज़र रखिए क्योंकि 24 दिसंबर से जो है मुंबई मालदीव्स जाने वाली जो उड़ानें हैं वो शुरू होंगी एयर बबल जो है अग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि 1 जनवरी 2021 जो है वो बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो पुणे की इनकी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स है उसकी ज़मीन बेचने के लिए इन्होंने एक यूके की कंपनी के साथ करार कर लिया है और जो वैल्यू आ रही है वो करीब 81 करोड़ रुपए की है। इसके साथ साथ कुछ बल्क डील्स और इनसाइडर ट्रेड्स हैं जहाँ पर बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिए क्योंकि एकेशिया पार्टनर एलपी ने करीब 67 लाख शेयरों की बिकवाली की है 205 रुपए 15 पैसे के भाव पर, और उसके अगेंस्ट इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन तीनों जो फंड हाउसेज हैं करीब 20-20 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के लिए नेगेटिव प्रमोटर एक्शन हुआ है जहां पर प्रमोटर ने 18 दिसंबर को करीब 10,000 शेयर बेचे हैं। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, यहां पर प्रमोटर गोदरेज इंडस्ट्रीज ने 16 दिसंबर को करीब 19,000 शेयरों की खरीदारी की है। ओके, तो ये मालदीव्स की फ्लाइट्स चालू है, कोई दिक्कत नहीं? जा सकते हैं घूमने? जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं सर। तो ये एयर बबल क्या है? एयर बबल एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है सर? ये कुछ इन्होंने 13 कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है। अब एग्जैक्टली मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, पर एयर बबल आपको आइडिया इसलिए तो पूछा। आपको आइडिया है? सर वो बायलैटरल एग्रीमेंट है कि एक सेफ्टी एग्रीमेंट होता है कि पैसेंजर्स की एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी, मान के चल रहे हैं कि जो ठीक ठाक आ रहे हैं, जो ठीक ठाक आ रहे हैं उनकी परेशानी है और उनको वो एक दायरे में रखा रहता है। ठीक है, चलिए एयर बबल एग्रीमेंट है, ठीक है, समझ गया सर। ओके, आइए FIR आशीष तैयार।
गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1730 रुपए का, 1330 कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए दे रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना होगा। रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022 में अगर आप देखें तो बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। मैक्स हेल्थ केयर पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ, 160 रुपए का लक्ष्य दिया, 130 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि आगे जाकर एबिटा में करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 2425 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2337 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि पूरे हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्पेस में अगर आप देखें तो स्टॉक काफी बढ़िया है, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। और ये मान रहे कि FY23 तक अगर आप देखें तो इनके जो कामकाजी मार्जिन है इसमें करीब 12% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते पॉजिटिव है इस स्टॉक के ऊपर। फिलहाल सिर्फ यही दो रिपोर्ट्स हैं दीपांशु, जहां पर फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रखना है आपको फोकस करते हैं अब पिक ऑफ द डे। चलिए, सारे एक्सपर्ट तैयार है और मुझे लगता है आज बहुत सारे नोटा हो सकते हैं दीप, लगता है ऐसा ही है। शुरुआत में होंगे सर, पर आई थिंक ओपनिंग के बाद तो बिगुल्स की लाइन लगेगी। देखो एक मैं शक्ल देखता हूँ, हाँ लग रहे हैं 2-3 नोटा वाले लोग दिख रहे हैं मुझे। चलिए बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत। तो आमतौर पर नोटा का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाले हमारे बंसल जी, उन्हीं के साथ करते हैं शुरुआत। बंसल जी, बाय सेल नोटा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी, पहले तो मेरा अनिल जी प्रश्न है, आज आप दोनों अनिल जी काफी समय बाद स्टूडियो में अनिल जी साथ में दिखे हैं, तो अनिल जी क्वेश्चन ये है कि कल जो भारतीय बाजार गिरे थे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल की वजह से, जो कल आपने बताया था, अकेले भारतीय बाजार गिरे थे, आप दोनों स्टूडियो में अनिल जी भारतीय बाजार को संभालने के लिए आए हैं। बिल्कुल। क्या दोनों, दूसरा ऑप्शन अनिल जी, क्या वैक्सीनेशन करा के आए हैं या शो के बाद वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं? तो अनिल जी पहले इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपने जैसे बोला कि शक्ल देख के बताएंगे नोटा, बट आप दोनों जिस तरह से चमक रहे हैं अनिल जी, रीजन क्या है स्टूडियो में आने का? SMS का पूरा वो इस्तेमाल कर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। ये देखो, ये इधर सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं तो दीप और हम पास बैठ के शो करते थे और शो खत्म होती मास्क लगा, तो इसलिए वैक्सीन आया नहीं आए, सुना ना आपने, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो जब आएगी तब आ जाएगी। वैक्सीन के पीछे भागना नहीं, सब मिलेगी, सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, चिंता न करें। तो तब तक हम बाकी फॉर्मूला के साथ चल रहे हैं। तो बंसल जी, हाँ, मार्केट को संभालने नहीं है, मार्केट में जो लोग हैं उनको संभालने आए। मार्केट तो अपने आप समझ जाएगा, हमारे दर्शक समझ जाए, बस उतना काफी है। बताइए सर, आपका पिक ऑफ द डे। सबसे ज्यादा मिसयूज नोटा का आपने किया, आज फिर से करेंगे? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, देखिए नोटा का प्रयोग मैं तब करता हूं जब मैं काम नहीं करता हूं और ओपनली एडमिट करता हूं, मैंने भरपूर काम करा है। और मेरा पिक ऑफ द डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदारी की राय है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है 1925 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 1965 के टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदने की राय है। 1965, एक मिनट में वापस लेवल्स बोलिए। 1965 पर लगाना है स्टॉप लॉस, ओके, और 1925 का टारगेट। तो मेरा जो जन्म का साल है उससे 5 साल नीचे 1970 का मेरा है, तो 1965 का स्टॉप लॉस है। और जो बंसल जी का जन्म का साल है 1930, उससे 5 साल नीचे स्टॉप लॉस लगाए। 1940 का जो बर्थ ईयर आपका तो हो नहीं सकता 1900। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस के और टारगेट के लेवल बंसल जी की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आइए सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा आज का पिक ऑफ द डे होगा इंडसइंड बैंक, जिसमें मैं एक शॉर्ट कॉल इशू करने जा रही हूँ। हो सकता है पूरा रिसेंट पास में मैंने पहला शॉर्ट कॉल आज ही मैं ट्राई कर रही हूँ, पर फिर भी मैं एक वहां पे कंडीशन लगा दिया है, 835 के नीचे अगर चला जाएगा तो ही इसको शॉर्ट करके खेलने का सलाह होगा, करंट लेवल पर नहीं। और इसका टारगेट होगा 810 से 795 और स्टॉप लॉस लगाएंगे 847 के ऊपर। अगर स्टॉक 850 के ऊपर मेंटेन कर रहा होगा तो इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगी। तो सिर्फ यही मेरा एक ही शॉर्ट कॉल है, इंडसइंड बैंक। 845 के नीचे ही बंद हुआ है, तो ये शॉर्ट किया जा सकता है या कब करना है? आज 845 के नहीं, नीचे वापस 835 के लिए
835 के नीचे जाने से ही शॉर्ट करेंगे। ओके 835 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है, परफेक्ट है। तब 847 का स्टॉप लॉस लगाना है और तब 810 और 795 दो टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में अनिल जी आईटी सेक्टर ही एक ऐसा है जो डिफेंसिव के तौर पे यहाँ पे एक बचाव दिखा सकता है जब मार्केट्स में गिरावट आती है। आईटी फार्मा, तो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में अगर तेजी करनी है तो आईटी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। और आईटी स्टॉक में इन्फोसिस काउंटर ने कुछ खास वीकनेस नहीं दिखाया है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन मेरे को लगता है कि इन्फोसिस में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1170 1175 के आसपास इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मार्केट्स में जैसे ही अगर गिरावट भी आती है तो मेरे को लगता नहीं है कि इन्फोसिस में नीचे में 1140 1150 के लेवल टूटने चाहिए, तो ये नीचे में स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में वापस से 1200 1210 के लेवल तो इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। और अगर 1200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ये रैली बढ़ेगी और फिर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो डिफेंसिव को यहाँ पे बैट बनाए बाय साइड के लिए और इन्फोसिस में खरीदारी करें। ओके इन्फोसिस खरीदें आप 1170-75 की रेंज में, जहां कल बंद हुआ वहीं मिल जाए तो खरीद लीजिए। ये राय है सुमित जी की तरफ से। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक वही है जो सिमी जी ने कहा, इंडसइंड बैंक। मैंने कल भी कहा था पैटर्न बिल्कुल वीक है, मैं उनके साथ हूँ। मैं थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स देख के थोड़ा सा बाउंस तो मिलना चाहिए, तो मैं 843 का बंद है, मैं 850 855 ये रेंज में बेचने की सलाह दूंगा और मेरा 863 का स्टॉप लॉस होगा और 790 का टारगेट मुझे लगता है अगर गिरावट चालू हो गई तो आना चाहिए आज के दिन में। ओके 853 855 इस रेंज में आपको बेचना है इंडसइंड बैंक, तो बढ़िया है। सिमी जी कह रहे हैं कि 835 टूटने पे बेचिए और वागले साहब कह रहे हैं ऊपर ही बेच दीजिए, तो दोनों काम कर लीजिए। ऊपर आए तो वागले साहब का सुन के बेच दीजिए और 835 टूटे तो सिमी जी का सुन के और शॉर्ट कर दीजिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या किया है आज आपने। सुप्रभात अनिल जी देखिए अभी अभी तो भगवान पर विश्वास वापस जमने लगा था और अनिल जी एसजीएक्स निफ्टी फिर से 175 पॉइंट ऊपर हो गया। अनिल जी एक दिन की अंधेरी रात अनिल जी फिर चांदनी। तो कुणाल जी आपका तो भगवान पे विश्वास मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है, एक दिन की इतनी सी गिरावट में विश्वास आ गया और थोड़ी सी तेजी में हिल जाता है, तो ऐसा कैसे चलेगा कुणाल जी। अनिल जी देखिए हमने सुना था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ पर तो अनिल जी एक अंधेरी रात फिर से चांदनी। 4 घंटे की रात अंधेरी रात और फिर से 4 दिन की चांदनी। अच्छा करे, बाकी इस हफ्ते के तो 3 ही दिन बचे और मंडे का भी जोड़ ले तो अगले 4 दिन अच्छे साबित हो, यही तो हम चाहते हैं। चलिए बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे कुणाल जी। अरे जी खरीदारी की राय है और खरीदना है मेरा फेवरेट शेयर जो है डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, जिस पर एक बार मैंने संदेह जरूर किया था लेकिन अब अनिल जी इसमें वापस से तेजी बनी है। और कल का अनिल जी अगर आप चार्ट देखें तो इसमें बहुत ही शानदार रिकवरी आई। हालांकि बाजार अनिल जी ऑलमोस्ट इंट्राडे लो के करीब बंद हुआ था, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट में जो बहुत शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आई है ये मुझे लगता है अनिल जी इसकी स्ट्रेंथ का सूचक है, तो इसको बाय करके चलें। 2600 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 2750 और 2800 ये दो टारगेट्स हैं जिसके लिए डीमार्ट में मेरी खरीदारी कराएं। के 2750 2800 के टारगेट ले और कल के कमजोर बाजार में भी हरी निशान में बंद होने में कामयाब रहा, ये बढ़िया बात है इसके लिए, तो डी मार्ट खरीदें, ये राय है कुणाल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी राय। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा नोटा है अनिल जी, मेरा मानना है कि एक जो बाउंस बैक आएगा 13,500 के आसपास, उधर देखना पड़ेगा कि वो क्रॉस करता है कि नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है। पर अगर उधर वापस एक बार यू टर्न लेता है तो बिगुल बजवाएंगे और शॉर्ट कॉल्स जारी करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, तो चलिए ये है आपके लिए राय। और इस बीच सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है जिनके पास पैसा भी है और खरीदने का हौसला भी। सिद्धार्थ जी बताइए क्या क्या खरीदेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल ये ही तो मौका है, अब तो मौका बनते जा रहा है कि मार्केट में अच्छी चीजें, फुल कन्विक्शन वाली चीजें बाय करें। और इस ठंड के मौसम में चाय कॉफी का लुत्फ उठाना चाहिए हमें। और उसी के साथ आज पिक ऑफ द डे लाया हूं, वो है टाटा कंज्यूमर। और अभी के टाइम पे जिसपे फुल कन्विक्शन हो वही शेयर खरीदने चाहिए और टाटा कंज्यूमर उनमें से एक है। 620 का हमारा टारगेट है। 20 करोड़ भारतीयों के घर पे पहुंचा हुआ प्रोडक्ट इनके, टाटा टी, टेटले और इनके जो फूड प्रोडक्ट्स है टाटा संपन्न, और 10 लाख
आउटलेट्स पे इनके एक्सपेंशन होने वाले हैं आने वाले 1 साल में। तो टाटा कंज्यूमर 620 के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए, निवेश की राय। ओके, 620 का टारगेट रखें और टाटा कंज्यूमर में करें खरीदारी। कमजोर बाजार में ही आपको इस तरह के बढ़िया स्टॉक्स बढ़िया भाव पे मिलते हैं, ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है और उन्हीं पर फोकस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ये 1 तारीख से दाम बढ़ाने की तैयारी में अपने कमर्शियल व्हीकल्स के। स्टॉक कमजोर तो हुआ है कल नेचुरली सबके साथ। सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए, इसमें क्या करना है? अनिल जी, कल का जो फॉल सेल ऑफ देखा गया था उसके बाद थोड़ा सा चार्ट तो डैमेज हो चुका है, पर आज का दिन मैं ये देखूंगी कि स्टॉक 168 के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टॉक अगर 168 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा तो हो सकता है कि कल का जो वीकनेस इसमें पैदा हुआ था वो पूरा नेगेटेड हो जाएगा और स्टॉक वापस से 175-76 के आसपास जा सकता है। तो 168 मेरे लिए बेंचमार्क होगा आज के लिए, टाटा मोटर्स के लिए। 168 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करने लगता है तो वहां पे मैं जरूर खरीदारी का कॉल दूंगी 174 से 176 का टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए। पर 168 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा है तो ये वीकनेस और बढ़ सकता है और डाउन साइड में 155 तक भी आ सकता है नीचे, अगर 168 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स नजर रखिए, इस स्टॉक पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख सकता है। लुपिन लगातार हम देख रहे हैं कि इन्हें यूएसएफडीए से ड्रग अप्रूवल्स मिल रहे हैं। कल भी एक सीजर की दवा के लिए अप्रूवल मिला है। $125 मिलियन की यूएस में पिछले साल सेल्स थी। किरण जी, कल हमने देखा भी था निचले स्तरों से 900 के लेवल्स बल्कि 850 के लेवल्स पर फिसला था लुपिन और वहां से रिकवरी करके 930 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। लुपिन का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सर? देखिए, पहले तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था लगभग 955-65 लेवल से, और वो ट्रैप हो चुका है। और जिस तरीके से वापस एक बार हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे क्लोज हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा साइडवेज चलेगा विद अ नेगेटिव बायस, क्योंकि ऊपर में काफी लॉन्ग स्ट्रैप हो चुके हैं, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए इस काउंटर पे। तो मेरा मानना है कि आज के दिन के लिए 960-965 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर रहेगा। इसके नीचे मेरा मानना है कि थोड़ा सा वीकनेस ही देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा सावधान रहे, तो ऊपर में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ओके, तो ऊपर में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हालांकि हमने देखा कि स्टॉक पर अच्छी रिकवरी थी और खबरें भी आई हैं सपोर्टिव, पर स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है, तो नजर रखिए लुपिन पर। M&M, एक बार इस पर भी राय लेते हैं। सुमित जी जरा बताएं, इनकी जो कोरियन सब्सिडरी है सैंगयोंग, वहां पर उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है। वैसे भी काफी समय से परेशानी की खबरें आ रही थी और फाइनली बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है, पर इनके सोलर एसेट्स की बिकवाली के लिए कुछ बड़े फंड्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ की खबरें M&M के लिए, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? दीपांशु, देखिए चार्ट्स में तो वीकनेस देखने को मिली है, पिछले महीने भर के लोस ब्रेक हुए हैं, तो स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है पुल बैक बाउंस में एक बार सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए M&M के अंदर। 700 के नीचे जब तक ये सस्टेन करेगा तब तक वीकनेस और दबाव दिखा सकता है, और नीचे में 650-660 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल पुल बैक बाउंस में इसमें सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए M&M पर इस वक्त आती हुई। NIT, ये एक और स्टॉक है कैश मार्केट का। जरा राकेश जी इसके चार्ट्स देखिए। बोर्ड बैठक होने वाली है 24 तारीख को, बायबैक पर विचार किया जाएगा। चार्ट्स में है दम? अनिल जी, चार्ट्स इसके स्ट्रांग है। इनफैक्ट इसको निचले स्तरों पर मैंने और कुणाल जी ने 128-130 के अराउंड रिकमेंड भी किया था, और जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, और नई खरीदारी की राय भी है। यहाँ पर 167 इसका क्रिटिकल लेवल है। 167 के नीचे की क्लोजिंग हो तो पैटर्न में डिस्टॉर्शन है, एल्स चार्ट देख के लगता नहीं है कि 167 के नीचे की क्लोजिंग आएगी। तो खरीदारी की राय है NIT लिमिटेड पर। ओके, तो NIT लिमिटेड पर रखे नजर, खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। अच्छा सुमित जी बताएं, जुबिलेंट फूड के साथ क्या करना चाहिए? कल क्लोजिंग पर भी आपसे चर्चा करी थी, क्योंकि लॉकडाउन का डर आया है, और लॉकडाउन तो वैसे नहीं हुआ है, पर महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होगा 11 से सुबह 6 बजे तक। तो थोड़ा शायद इनके कारोबार वेस्ट लाइफ है वहां पर, और लिकर स्टॉक्स पर भी आते हुए दिख सकता है। जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर पहले बताएं सर। देखिए दीपांशु, ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है। मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कोई खास बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। हाँ, मार्केट्स के साथ छोटा मोटा करेक्शन, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। उसके अंदर हो सकता है स्टॉक नीचे में 2600-2580 रुपए तक के लेवल दिखाए, तो डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऊपर में जैसे स्टॉक का रेजिस्टेंस
2730 2750 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अच्छा, लॉकडाउन का आपने बात किया, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था तब जुबिलेंट फूड का बॉटम बना था और वहां से एक वन वे मूव हमने जुबिलेंट फूड में देखा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग घर पे बैठे बैठे ये सब फास्ट फूड आइटम्स मंगाना प्रेफर करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इन स्टॉक्स के लिए तो ये और पॉजिटिव ले लेगा और ये स्टॉक और भी ओके मूव दिखाएंगे। तो डिप्स में इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो डिलीवरी बिजनेस को फायदा हो सकता है, पर शायद इन रेस्टोरेंट डाइनिंग की जो बिलिंग है वहां पर असर पड़ेगा। पर देखते हैं किस तरह का इम्पैक्ट आता है। वैसे ये विश्वेश जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो टाइम है, नहीं विश्वेश जी तो इस टाइम पे जागते हैं ना, 11 से 5 के बीच में तो उनका जागने का टाइम, एक्टिव टाइम होता है। उनके एक्टिव खाने पीने का टाइम ही है। तो चलिए, अगर विश्वेश जी को डिलीवरी टाइमली पहुंचती रही तो ठीक है, नहीं तो उनको टाइम टेबल अपना बदलना पड़ेगा।